जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी से इस मंथ कौन सी भर्ती जारी हो सकती है उस पर। इसके अलावा एजीटीए बीपीओ की डीबी डेट कब तक आ सकती है उसको लेकर भी अपडेट लेंगे। और इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं जो आपको अपलोड करने पड़ेंगे इस डीबी में, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा एएनएम भर्ती को लेकर जो आयोग का नोटिस आया है उससे कट ऑफ में क्या फर्क पड़ने वाला है उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट 3284 का भी आंसर की जारी कर दिया गया है, तो इसकी टाइपिंग की कट ऑफ क्या जा सकती है, क्या पेपर का लेवल था, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो पर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस बार फरवरी मंथ में कौन सी भर्ती आने के चांसेस है। फिलहाल तो हल्ला था कि लोअर पीसीएस पहले जारी होगा, लेकिन फिलहाल लोअर पीसीएस जारी होने के चांसेस कम है। हो सकता है आपको इन तीन भर्ती में से कोई एक भर्ती भी फरवरी मंथ में देखने को मिल जाए या दो भर्ती देखने को मिल जाए। सबसे पहले एजीटीए की भर्ती, ठीक है, ये भर्ती का विज्ञापन टोटली तैयार है, बस इसको जारी करने की देरी है, इसलिए इसके चांसेस सबसे ज्यादा बनते हैं आपको फरवरी मंथ में देखने के। लगभग 2500 प्लस पदों पर यह भर्ती आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा एएसओ की भर्ती, ये 1500 प्लस पदों पे आपको एएसओ की भर्ती देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अबकारी की भी जो भर्ती है वो भी आपको देखने को मिल सकती है। लगभग 600 प्लस पदों पर आपकी जो अबकारी की भर्ती है, ये 600 प्लस पदों पर आपको देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल फरवरी मंथ में इन तीन में से कोई भी भर्ती जारी हो सकती है। लोअर पीसीएस की भर्ती में अभी थोड़ा डिले होगा। इन तीन भर्ती, ये भर्तियां तीन तैयार है, इन तीनों में से कोई भी आयोग आपका जारी कर सकता है नई भर्ती में, ठीक है। और तीनों स्पेशली भर्ती में आती है, एजीटीए भी स्पेशल में है, एएसओ भी स्पेशल भर्ती में। तो इसका जो कट ऑफ भी रहेगा वो उम्मीद करते हैं कि 1 नंबर ही जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी एजीटीए और बीपीओ की डीबी को लेकर, ठीक है। इन दोनों की डीबी को लेकर बच्चे काफी परेशान है कि ये डीबी कब तक आखिर में कंडक्ट कराई जाएगी। तो देखिए, आयोग की तरफ से अपनी पूरी तैयारी कर ली गई है। डीबी में डिले होने का रीजन ये था क्योंकि आयोग कुछ नया करने जा रहा है, इस डीबी को ऑनलाइन लेके आ रहा है। तो ऑनलाइन प्रोसेस में लाने के लिए थोड़ा सा सर्वर डेवलप करना पड़ता है, तो थोड़ा सा इस वजह से ये जो डीबी की दोनों की डिले हो गई है। और फरवरी मंथ में ही आपको इन दोनों की नोटिस देखने को मिल जाएगी। इसी मंथ एजीटीए की भी और बीपीओ की दोनों की डीबी की नोटिस आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है एक साथ ही करा दिया जाए, क्योंकि ऑनलाइन है तो एक ही साथ भी करा सकते हैं, या हो सकता है एक के बाद एक कराया जाए। मुझे जहां तक लगता है एक के बाद एक कराया जाएगा। पहले एजीटीए या बीपीओ में से किसी एक का डीबी कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि सर्वर भी एकदम नया है, तो सर्वर को टेस्ट करने का भी मौका चाहिए है। दोनों की डीबी एक साथ कंडक्ट करा दी जाए, या ये भी हो सकता है एजीटीए या बीपीओ में से कोई एक डीबी पहले कंडक्ट हो। चूंकि नया सर्वर है, नए तरीके से कराया जा रहा है, तो हो सकता है सिंगल ही कराएं। पहले बीपीओ की करा के देखेंगे कहीं कोई एरर तो नहीं आ रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड करने में या प्रोसेस में। और अगर डीबी स्मूथली हो जाती है किसी एक भर्ती की, तो उसके बाद सारी डीबीयां ऑनलाइन आपकी कंडक्ट कराई जाएंगी, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। तो देखिए, थोड़ा सा न्यू प्रोसेस है। पहले जो ऑफलाइन होता था उसमें 3 डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी आपके नोटिस के साथ अटैच होके आते थे। अब इसमें देखिए वो 3 आते हैं या उसे कैसे डाउनलोड करना होता है। तो 3 जो डॉक्यूमेंट होते हैं, 3 डॉक्यूमेंट आपके जो होते हैं फॉर्म होते हैं एक तरह के, ये जिसे आपको भरना होता है। हो सकता है आपको इसे डाउनलोड करना पड़े, फिर भर के इसको अपलोड करना पड़े। तो 3 ये जो है ये आपको आयोग की तरफ से मिलेंगे। इसके अलावा आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका अवेलेबल होना चाहिए। 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आपका एज प्रूफ होता है, ठीक है। एज प्रूफ के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये आपका, इसमें किसी भी तरह की मिस्टेक आपकी होनी नहीं चाहिए। इसके अलावा 12th की भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट। बैचलर डिग्री अगर मांगा है भर्ती में, तो बैचलर डिग्री की, ठीक है, बैचलर डिग्री का भी आपका सर्टिफिकेट और डिग्री अवेलेबल होनी चाहिए। सॉरी, मार्कशीट और डिग्री अवेलेबल होनी चाहिए बैचलर वाले की भी, ठीक है। तो 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये आपका एज प्रूफ होगा। 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर भर्ती आपकी बैचलर डिग्री वाली है तो बैचलर की भी मार्कशीट और डिग्री दोनों आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए।
ओबीसी ईडब्ल्यूएस और सॉरी ओबीसी एससी एसटी की जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो पुरानी भी चल जाएगी, लेकिन ईडब्ल्यूएस की जिस साल भर्ती आई है उस साल के फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए और भर्ती की लास्ट डेट से पहले आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, या उस दिन जो लास्ट डेट थी उस दिन तक आपका अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हुआ है तो ही वैलिड माना जाएगा, उसके बाद का बना हुआ है तो नहीं माना जाएगा। किसी भी तरह की गलती किसी के भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट में होती है तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में कैलकुलेट किया जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाता है, अनरिजर्व कैटेगरी में आप कैलकुलेट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। तो यूआर के बॉयज को छोड़कर, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में जो बॉयज आते हैं उनको छोड़कर बाकी हर किसी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी प्रत्येक वो व्यक्ति जो रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहता है, चाहे फीमेल कैंडिडेट ही क्यों ना हो, तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो अनरिजर्व कैटेगरी में बॉयज हैं जिन्हें किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं लेना है, आपका कास्ट का किसी तरह की छूट, तो उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, बाकी हर किसी का लगेगा। अदरवाइज आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। अब इसके अलावा आपके पास एनओसी भी होना चाहिए, ठीक है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये एनओसी केवल उनके लिए है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय में काम कर रहे हैं, ऑलरेडी कहीं किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट वालों के लिए एनओसी की जरूरत नहीं होती है। अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप वर्क कर रहे हैं तो आपको एनओसी नहीं देना है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में वर्क कर रहे हैं और फिर आप इसमें बैठना चाह रहे हैं डीबी में, तो आपको एनओसी सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एनओसी केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है और किसी के लिए नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपका इंपॉर्टेंट है पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए, 6 फोटो आपके पास हो, जितना भी वो अपलोड करने को कहे तो पासपोर्ट साइज फोटो हो गई। इसके अलावा गवर्नमेंट आइडेंटिटी भी आपकी होनी चाहिए, गवर्नमेंट आइडेंटिटी भी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये चीजें आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, बैचलर डिग्री, एनओसी किसकी लगनी है ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, पासपोर्ट साइज फोटो, गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड। अब प्रॉब्लम क्या है कि 2 इंपॉर्टेंट चीज, ठीक, सबसे पहली कि जो महिलाओं का कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस टाइप का होना चाहिए। तो महिलाओं का कास्ट सर्टिफिकेट जो भी होगा, शादी के बाद भी आपके फादर साइड का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, याद रखिएगा, फादर साइड के ही कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, हस्बैंड साइड का कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर इसमें कहीं भी एरर हो जाता है, किसी भी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसके लिए क्या करें, तो इसके लिए आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। कचहरी में जाइए, आपके नजदीकी कचहरी में, वहां पे यूपीएससी का फॉर्मा पड़ा होगा किसी ना किसी के पास, आप जाके वहां बताएंगे, वो आपको उस फॉर्मा के हिसाब से आपकी जो जो गलतियां हैं वो आप एक ही एफिडेविट में बनवा सकते हैं और वो भी उसके साथ अपलोड कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको क्लियर कट बता दे रहा हूं, जो जो चीजें आपके क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट को लेकर अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी एएनएम भर्ती को लेकर है, ठीक है। तो एएनएम भर्ती को लेकर नोटिस फाइनली आयोग ने जारी कर दिया है। इसमें आप ऑलरेडी जानते हैं कि क्या बवाला मचा हुआ था। बवाला ये था कि जो 35 क्वेश्चन थे वो आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे। तो आयोग ने कहा है कि भैया ये 35 का 35 में आपको 35 नंबर फुल मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि ये 35 नंबर सबको मिल जाएंगे, ठीक। अब सीधी सादी बात है, जो कट ऑफ अभी 40-50 पे घूम रही थी वो कट ऑफ अब आ जाएगी, सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होगा, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट इसमें उठाएंगे संविदा वाले। संविदा वाले कैसे उठाएंगे, जैसे इमेजिन कर लीजिए कि उनके 20 नंबर आए हुए हैं, ठीक, 15 नंबर उनको मिल जाएगा संविदा वालों को, ठीक, 30 यहाँ पे मिल गया, ठीक, 30 जो सबको मिल गया, तो क्या हो गया 30, 45, 65 नंबर, ठीक है। तो 65 नंबर उनका अपने आप ही आपके सामने आ गया, ठीक। अगर वो 20 नंबर भी सही करते हैं तो 15 उनको मिलेगा संविदा का वो, ठीक है। और ये आपका 30, 65, अगर वही संविदा वाला 30 क्वेश्चन सही कर लेता है, 15 उसका मुफ्त हो गया, 30 वो हो गया, तो टोटल 75 नंबर। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको हो रहा है, संविदा वालों को हो रहा है, ठीक है। वही आपका जो नॉर्मल व्यक्ति होगा तो वही वो 20 नंबर पाया है तो उसके साथ केवल 30 नंबर जुड़ेगा, यानी वो 50 पे होगा। अगर वही नॉर्मल व्यक्ति 30 नंबर पाया है तो उसके साथ 30 जुड़ेगा और वो 60 पे होगा, तब भी संविदा वाला उससे 15 नंबर ऊपर होगा। और 15 नंबर कट ऑफ पे बहुत बड़ा डिफरेंस होता है।
ठीक है, एक पॉइंट नंबर से बच्चे छट जाते हैं, 15 नंबर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो ये एक चीज अब आयोग देखिए कैसे क्लियर करता है कैसे नहीं, लेकिन ये फर्क आपको देखने को मिल जाएगा वो व्यक्ति जो फ्रेश है और वो व्यक्ति जो संविदा पे है। यानी ओवरऑल मान के चलिए इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट संविदा वाले को होने वाला है। और अब आप अपना नंबर कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो 65 नंबर में, ठीक है, 65 में आप अपना नंबर कैलकुलेट करेंगे, उसमें घट पीट के आपका कितना आ रहा है उसको देख लीजिए, प्लस कर लीजिए 30 नंबर और वही आपका टोटल मार्क्स होगा। और संविदा वाले प्लस करेंगे 45 नंबर, ठीक है, तो उनका बेनिफिट होगा। ठीक, तो एएनएम में एक तरह से फ्रेशर बच्चों के लिए कंपटीशन में रहना थोड़ा कठिन हो गया है कंपेयर टू द संविदा वाले, क्योंकि इनकी तो चांदी है लेकिन फ्रेशर वालों के लिए स्ट्रगल का समय है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट भर्ती की। तो अगली इंपॉर्टेंट भर्ती आपकी जूनियर असिस्टेंट 3284 की है। इसकी टाइपिंग की कट ऑफ को लेके बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, अभी इसका आपका पेपर कंडक्ट हुआ है, पेपर का लेवल आपने देखा ही होगा, मतलब पेपर का जो लेवल है बहुत ही इजी था। ठीक है, इजी है, मॉडरेट भी नहीं है, इजी आसान पेपर आया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे जिसपे आपको बड़ी परेशानी होने वाली थी। पेपर का लेवल आसान था। ठीक, अब सीधी साधी बात है कि यहाँ पे बैठे हुए टाइपिंग की कट ऑफ क्या जा सकती है। देखिए अभी ऑलरेडी 55-12 में भी बहुत से बच्चे होंगे जो 3284 में बैठे होंगे, 55-12 में भी बैठे होंगे। अभी उसका रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है, उसका रिजल्ट क्लियर होगा तो उम्मीद है कि जितना उसमें हो जाएगा वो जरूर इसकी टाइपिंग भी स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, डीबी भी स्किप कीजिएगा, क्योंकि मतलब कुछ नहीं है, वो भी वही पोस्ट है, ये भी वही पोस्ट है। तो ठीक है, सिंपल सीधी बात है, लेकिन ये मान के चलिए कि हर बार 15 गुना के आसपास लोगों को बुलाया जा रहा है, 15 गुना के आसपास लोगों को टाइपिंग में बुलाया जा रहा है। और जो इसकी अटेंडेंस रही है वो 65% रही है। ठीक है, जो इसकी अटेंडेंस रही है वो 65% के आसपास आपकी अटेंडेंस रही है। यानी कि अगर आप मान के चलेंगे तो लगभग 65% के आसपास, लगभग मुझे लगता है 85-86 हजार, ठीक है, लगभग 85,000 प्लस बच्चों को मौका मिला है, मतलब ये एग्जाम दिए, 85,000 प्लस बच्चे एग्जाम दिए हैं। और अगर आप इसका 15 गुना बुलाते भी है तो लगभग मान के चलिए 50,000 के पास आसपास बच्चों को आपको लगभग बुलाना पड़ेगा टाइपिंग के लिए। 50,000 से कम बच्चे आप टाइपिंग नहीं बुलाएंगे अगर आप 15 गुना बनाएंगे। तो सीधी साधी मान के चलिए कि अगर आप 55 टाइपिंग की मैं बता दे रहा हूं, यूआर की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 55 से 57 नंबर भी है तब भी आपको टाइपिंग की कॉल आ जाएगी। ठीक है, टाइपिंग की कॉल तो आपको 55 से 57 में आ जाएगी। फाइनल में सिलेक्शन नहीं होगा 55-57 में, फाइनल में सिलेक्शन ऑफकोर्स 70 प्लस मान के चलिए, फाइनल में सिलेक्शन यूआर में तो 70 प्लस ही मान के चलिए, 70 प्लस ज्यादा 68-69 प्लस हो सकता है, लेकिन ये 70 प्लस एकदम सेफ स्कोर होगा। वही लेकिन टाइपिंग के लिए आपका 55-57 को भी बुला लिया जाएगा, लेकिन टाइपिंग देने अवश्य जाइएगा, क्योंकि अभी इसके पीछे कई भर्तियां पड़ी हुई हैं। जैसे कि अभी जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट आएगा नहीं, स्टोनो की भर्ती अलग है, अब इसमें भी बहुत से बच्चे बैठे होंगे जो जूनियर असिस्टेंट में बैठे होंगे। ठीक है, तो आप लोग टाइपिंग 55-57 को भी क्यों जानी चाहिए, उसका रीजन है कि बहुत सी भर्तियां अभी पेंडिंग है जिसमें इसमें वाले बच्चे उसमें भी जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एससी कैटेगरी हैं तो आपकी जो टाइपिंग की कॉलिंग है वो आपकी, मुझे जहां तक लगता है कि बुला ली जाएगी लगभग 47 के आसपास। ठीक है, 47 के आसपास आपको बुला लिया जाएगा। एसटी कैटेगरी में अगर टाइपिंग की बात करेंगे तो शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में लगभग 42 के आसपास लोगों को टाइपिंग में बुला लिया जाएगा। वही फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल भी लगभग आसपास 48 के आसपास आपको टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है, तो इतना आसपास ये मान कर चलिए आपके टाइपिंग में, लेकिन कट ऑफ इसकी बहुत हाई जाएगी क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ही आसान था। ठीक, लेकिन सीटें वैकेंट इसलिए हो सकती है क्योंकि अभी स्टेनो का एग्जाम हुआ है, उसकी भी टाइपिंग बची है, जो असिस्टेंट 55-12 की आने वाली है। ये सब चीजें भी हैं जो जिसकी वजह से थोड़ा सा उम्मीदें जागी हुई हैं। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।